श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग वर्णद लगन एक कर्म योग, इसके कुछ विशिष्ट सिद्धांत जिसके आधार पर हम वर्णद लगन से किसी व्यक्ति के कर्म क्षेत्र और उसमें सफलता का विचार कर सकें। पिछली कक्षा में कुछ सामान्य सूत्र एक उदाहरण के साथ आपको बताए थे, जिसमें अमात्य कारक और योगी ग्रह का वर्णद लगन से संबंध देखकर जातक किस क्षेत्र में कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, कितनी सफलता प्राप्त कर सकता है, उसका विचार किया था। उसी कड़ी में आज कुछ विशिष्ट सिद्धांत का प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे वर्णद लगन से एक कर्म योग का निर्धारण किया जाता है। वर्णद लगन का जो अर्थ होता है तो वर्ण और दा। वर्ण का मतलब है वर्ण व्यवस्था, यानी ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग या शूद्र वर्ग, जो उसका आजीविका का साधन होता है। दा का अर्थ प्रदान करने वाला, यानी वर्ण प्रदान करने वाला। कौन सा वर्ण? जिससे हम अपनी आजीविका चलाएंगे, अपने जीवन का भरण पोषण करेंगे। तो जो वर्ण लगन के ऊपर प्राचीन ज्योतिषियों ने, वर्तमान शोधकारों ने कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ सिद्धांत तय किए हैं, उनके बारे में ही आज की कक्षा में विचार करेंगे कि वर्ण लगन से किसी जातक के कर्म योग को, कर्म क्षेत्र को, उसमें सफलता को या अपने परिवर्तन को, कि अपने पारिवारिक क्षेत्र को बदलकर वह दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। एक वैश्य वर्ग का, जिसके पिता वैश्य वृत्ति से अपना कार्य करते हों, वणिक हों, व्यापार कर्म करते हों, कृषि कर्म करते हों, लेकिन उनका पुत्र या पुत्री क्षत्रियत्व के, यानी सेना आदि के कर्म में प्रवृत्त होता है, या अध्यापक बनकर ब्राह्मण वर्ण में जाता है, या सेवा कार्यों में जाता है, तो इस तरह के जो तत्व प्रभावित होते हैं क्षेत्र के लिए, उस पर विचार करते हैं। वर्ण का जो मतलब होता है, वर्ण व्यवस्था से भी होता है। वर्ण का अर्थ जो किसी भाषा के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको भी कहते हैं, और वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। और दा का अर्थ पौराणिक कथाओं में जब ब्रह्मा जी ने असुर, देव और मनुष्य तीनों को दा का एक शिक्षा दिया था कि दा से आपको अपने जीवन को प्रभावित करना है, अपने जीवन को चलाना है, तो मनुष्यों ने दा से दान ग्रहण किया था, देवताओं ने दम ग्रहण किया था, यानी अपनी इच्छाओं का दमन करना, और राक्षसों ने दया को ग्रहण किया था कि हमें दया के लिए कहा गया है। तो इसमें जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनका विचार करते हैं। हम इन सूत्री क्रम में उन ग्रहों को रखते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। तो हर चौथे ग्रह को उसका सहायक ग्रह मानकर सूर्य, राहु और बुध, इनको हम एक वर्ग में लेते हैं, क्योंकि सूर्य के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, तो राहु चौथा होता है। राहु के बाद राहु, गुरु, शनि, तो बुध चौथा होता है, और बुध के बाद बुध, केतु, शुक्र, सूर्य चौथा ग्रह होता है। तो इस प्रकार जो हर चौथा ग्रह है तो उनके 3-3 के वर्ग बना दिए जाते हैं। तो इसमें पहला वर्ग बनता है सूर्य, राहु और बुध का। यह एक उच्चता की श्रेणी दिखाता है कर्म क्षेत्र में। इसके बाद चंद्रमा, गुरु और केतु, ये मध्यम श्रेणी की कर्म सफलता दिखाता है, और मंगल, शनि और शुक्र, ये उससे भी नीचे के क्रम की, यानी सेवा कार्यों की जो सफलता होती है उसमें दिखाता है। तो इसको सामान्य रूप से आप आर्थिक स्थिति से ना जोड़ें। आर्थिक स्थिति में मंगल, शनि और शुक्र वर्ग का व्यक्ति भी आगे हो सकता है, और सूर्य, राहु या बुध से संबंधित वर्ग आर्थिक स्थिति में कमजोर हो सकता है। तो इसको आप एक मान सम्मान और उसके अधिकार की दृष्टि से विचार करें। सूर्य राजनीतिज्ञ होता है। सूर्य का प्रभाव यदि वर्ण लगन से 11वें भाव पर प्रबल रूप से पड़ता है और सूर्य बलवान होता है, या आत्मा कारक, अमात्य कारक या योगी ग्रह अथवा वर्ण लगन सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आती है, सूर्य प्रबल अवस्था में अपनी लगन से संबंध बनाता है, तो जातक राजनीति के क्षेत्र में जा सकता है,
राहु को असामाजिक तत्व अथवा जो संगठित क्षेत्र होते हैं, यूनियन आदि होते हैं, एनजीओ होते हैं, कुछ सामाजिक राजनीतिक संगठन होते हैं, उनका कार्य हो सकता है। बुध से व्यापार या व्यवसाय, जो बुध के कारकत्व होते हैं उनसे संबंधित व्यवसाय का प्रभाव यहाँ अधिक होता है। तो सूर्य जहाँ पॉलिटिशियन होता है, राहु जहाँ संगठित क्षेत्र होता है और बुध जहाँ व्यवसायी होता है, तीनों का आपस में तालमेल होता है। क्योंकि एक व्यवसायी के लिए आवश्यक होता है पॉलिटिशियन, क्योंकि वह उसके सफलता के लिए कानून बनाता है। एक पॉलिटिशियन के लिए आवश्यक होता है संगठित क्षेत्र या अपराधी तत्व, जो उसको सहायता प्रदान करता है आगे बढ़ने में, विजय प्राप्त करने में। और असामाजिक तत्वों को भी पॉलिटिशियन का सहारा चाहिए और व्यवसायियों से धन चाहिए अपने संगठनों को या अपने गिरोह आदि को चलाने के लिए। इससे जो नीचे के क्रम में आती है, तो चंद्रमा जो प्रशासनिक क्षेत्र प्रदान करता है, गुरु जो शिक्षा सलाहकार का प्रदान करता है, मंत्री का मंत्रणा का कार्य प्रदान करता है, और केतु सन्यासी और कूटनीतिज्ञ। तो यहां भी आप विचार करते हैं कि जो ऊपर का क्षेत्र है सूर्य, राहु और बुध, वहां पर बौद्धिक क्षेत्र की प्रधानता ज्यादा है। लेकिन मध्यम क्षेत्र जो आता है चंद्रमा, गुरु और केतु का, यहां पर बौद्धिक क्षेत्र के साथ साथ कुछ शारीरिक क्षेत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो तीसरा है मंगल सुरक्षाकर्मी, शनि सेवा और शुक्र मनोरंजन कला आदि के क्षेत्र में। तो इस तरह से आपस में परस्पर का संबंध होता है और उनको हम सामान्य रूप से देख सकते हैं कि जिस ग्रह का प्रभाव वर्ण लगन पर दृष्टि के द्वारा, युति के द्वारा या आधिपत्य के द्वारा होता है, तो उसका प्रभाव वर्ण के आधार पर और कर्म के आधार पर जातक पर पड़ता है। वह अपना वर्ण या अपना कर्म प्रभावित करता है और परिवर्तित भी कर सकता है। जन्म लगन व्यक्ति का शरीर होता है और वर्ण लगन उसके पोषण का आधार बताता है कि किस वर्ण के अनुसार किए जाने वाले कर्म उसके आजीविका का साधन या उसके शरीर का पोषण करने के लिए तत्पर होंगे। हम जब देखते हैं जैमिनी मत से आयु का खंड निकालने के लिए, तो 3 प्रकार आते हैं उसमें कि शनि और चंद्रमा का विचार करते हैं, लग्न और होरा लगन का विचार करते हैं, लग्नेश और अष्टमेश का विचार करते हैं। तो लग्नेश और अष्टमेश को ब्रह्मा के कारकत्व में लिया जाता है, जो सृष्टि के जनक हैं, जो आयु प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, और विष्णु जी जो जीवन के आधार को चलाते हैं, उनके लिए आयुष्य का जो खंड देखते हैं लग्न और होरा लगन से। और शनि और चंद्रमा क्योंकि ये रुद्र के क्षेत्र में आते हैं, महेश के क्षेत्र में आते हैं, जो संहारक होते हैं, शनि इसीलिए आयु का कारक होता है। तो इसमें जो पालक स्थिति आती है, पोषण की स्थिति आती है, वो विष्णु जी के द्वारा आती है और विष्णु जी के क्षेत्र में आपके लग्न और होरा लगन आते हैं। इसीलिए लग्न और होरा लगन की स्थिति के आधार पर ही वर्ण लगन का निर्माण या निर्धारण किया जाता है। वर्ण लगन यदि जन्म लगन से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और बलवान हो, तो जातक को शुभ होती है, सुखी बनाती है, और उसके आधार पर अब बना जो भी वर्ण उसका होगा उसके आधार पर वह एक अच्छी सफलता प्राप्त करता है, अपना सफल जीवन व्यतीत करता है। द्वितीय, तृतीय और एकादश में भी वह धन, सुख और संतोष प्रदान करती है। लेकिन छठे, 8वें, 12वें में इसका प्रभाव अच्छा नहीं माना गया है, अशुभ फल होता है। पर्याप्त सफलता के लिए संघर्ष अधिक करना पड़ता है और संघर्ष के अनुरूप सफलता कम मिल पाती है। द्वादश में यदि होता है तो यह असामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ा देता है। असामाजिक कार्यों से, छल से, कपट से, बंधन से, विदेश निवास से अथवा 12वें भाव से अस्पताल और जेल का भी विचार करते हैं, वहाँ सेवा कार्य करने आदि से ऐसा जातक अपने आजीविका की वृद्धि कर सकता है। वर्ण की स्थिति या पद की स्थिति आप उन ग्रहों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। यदि अष्टम भाव में, जन्म लग्न से अष्टम भाव में वर्ण लगन का निर्धारण होता है, तो ऐसा जातक अध्यात्म, जनसेवा, शोध संस्थान, शोध कार्य, वैज्ञानिक कार्य, दार्शनिकता, इस तरह के क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। राज्य से भी उसे सहयोग या लाभ की संभावना होती है, क्योंकि दसम भाव से वह एकादश होता है और एकादश से दसम होता है।
छठवें भाव में यदि होता है तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ से, विवादों से, युद्ध से, शक्ति प्रदर्शन से, खेल प्रतियोगिता आदि से दूसरे को पराजित करके अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छे सहयोग प्राप्त कर सकता है। यदि छठे भाव पर अमात्य कारक या योगी ग्रह अथवा दोनों का अच्छा संबंध दृष्टि या युति के द्वारा बन रहा हो। अन्यथा यदि छठे, आठवें, 12वें भाव से योगी ग्रह का या अमात्य कारक का संबंध प्रबल रूप से नहीं बनता है तो यह एक अशुभ क्षेत्र हो जाता है। जातक को संघर्ष करना पड़ता है और संघर्षों के अनुरूप उसे सफलता नहीं मिलती है। फिर वह ऋण के कारण, रोग के कारण, बाधाओं के कारण परेशान भी हो सकता है। तो वर्ण लगन की स्थिति का विचार हमें जन्म लगन के साथ साथ सूर्य लगन और चंद्र लगन से भी करना चाहिए। यदि सूर्य लगन और चंद्र लगन दोनों से ही अशुभ स्थिति होती है या दो से भी शुभ स्थिति हो जाती है तो भी एक अच्छी सफल जीवन का संकेत वर्ण लगन प्रदान करता है। यदि वर्ण लगन के निकटस्थ केंद्रीय प्रभाव सूर्य, चंद्रमा और लगन का होगा, इसमें दीप्तांश का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो यह एक अच्छी और अनुकूल स्थिति प्रदान करने वाला होता है। अमात्य कारक की स्थिति, योगी ग्रह की स्थिति, इनका विचार करना भी बहुत आवश्यक है। और यदि अवयोगी शून्य राशि का स्वामी हो जाए या शून्य राशि में विराजमान होकर युति या दृष्टि के द्वारा अमात्य कारक से, वर्ण लगन से संबंध स्थापित करता है तो यह स्थिति भी एक अनुकूल स्थिति होती है और शुभ और सुख प्रदान करने वाली होती है। तो इस तरह से अमात्य कारक और योगी की स्थिति का भी विचार करना चाहिए, अवयोगी का विचार करना चाहिए और सूर्य से, चंद्रमा से और जन्म लगन से किन भावों में वह पड़ रही है, जो वर्ण लगन बनती है, उस पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है। उनमें जो बलवान ग्रह है निसंदेह वह अपनी वर्ण व्यवस्था की तरफ जातक को ले जाता है और वहीं पर उसको एक अच्छी सफलता प्रदान करता है। नवीन ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा और शोध का विषय है। इस पर आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि ज्योतिष में, ज्योतिष के ग्रंथों में इसके बारे में बहुत ही कम बताया गया है। इनकी दशाएं भी होती हैं जो वर्ण दशाएं होती हैं, तो इन पर शोध करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।